नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी में अपन सबसे पहले लेंगे अपन व्याकरण का टॉपिक। तो सबसे पहले हम हिंदी शब्द से रूबरू हो जाते हैं कि हिंदी का जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में अपन स्वर व्यंजन से आधार से लेके चलूँगा और सारी व्याकरण आपको कंप्लीट करवाऊँगा। लेकिन इससे पहले हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो कुछ बच्चे तो यही कह देंगे कि सर हिंदी भाषा हिंदी का होगा ना, और किसका है। लेकिन दोस्तों ये हिंदी शब्द है, खुद हिंदी का नहीं है। तो बताओ किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है ये, है ना। याद रखना, फारसी भाषा का शब्द है। और ये हिंदी जो शब्द है ये सैफुद्दीन यज़दी, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं प्राचीन काल के, सैफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में इसको सर्वप्रथम देखा गया था। जफरनामा, ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, सर्वप्रथम कहाँ देखा गया, किस में प्रयोग किया गया था। सैफुद्दीन यज़दी की रचना है जफरनामा, इसके अंदर इसको देखा गया था। और हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये तो हो गया अपना हिंदी के मुख्य शब्द, मूल शब्द के बारे में जानकारी। अब अपन लेते हैं शब्द व्याकरण। व्याकरण शब्द है वो कई बार पूछते हैं कि इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, है ना। तो इसका विखंडन होगा वी प्लस आ प्लस करण। वी प्लस आ प्लस करण से क्या बन जाएगा? व्याकरण बन जाएगा। और आज अपन हिंदी भाषा के व्याकरण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ण विचार। हिंदी का सबसे आधार स्तंभ यही है, वर्ण। सबसे मोटा प्रश्न आता है कि वर्ण हैं वो कितने प्रकार के हैं, कितने मूल वर्ण हैं वो कितने हैं, प्रकार के नहीं, मूल वर्ण कितने हैं। यानी वर्णों की संख्या पूछी जाती है बहुत बार। तो वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, मुख्य रूप से 44 मानी जाती है। बाकी अलग अलग किताबों में 44 हैं, 50 भी हैं, 52 भी दे रखी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑथेंटिक वो कितनी है? 44 है। 44 कैसे हैं? जैसे वर्ण हैं, वर्णों को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इन दो भागों में विभाजित करेंगे। स्वर होते हैं 11 है और व्यंजन होते हैं 33। तो 33 और 11 हो गए 44, 11 प्लस 33 बराबर 44। तो मूलतः है वर्णों की संख्या क्या होती है? 44 ही होती है। वर्तमान में 2 वर्ण और बढ़ा दिए गए हैं, व्यंजनों में शामिल करे जाएंगे, ड और ढ, जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन में शामिल किया जाता है। ये 2 और बढ़ा दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है, यदि 44 का ऑप्शन नहीं आए तो प्लस 2 46 का ऑप्शन आपको मिल सकता है। वहाँ पर तो अपन क्या कर देंगे? 46 का ऑप्शन कर देंगे। ये दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हिंदी भाषा में वह भाग होता है जिसका और अधिक खंडन नहीं किया जा सकता। यानी अंतिम टुकड़े हैं वो किसके होते हैं? वर्णों के ही होते हैं। यानी वे हिंदी भाषा में अंतिम रूप से विभाजित, जिसका और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो स्थिति क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई कहो या फिर
अंतिम विखंडन वाला रूप कहो। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक वर्ण होता है। मोटा प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाएगा कि वर्ण कितने होते हैं, 44। 44 नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 46, क्योंकि 2 हैं ये और जोड़ दिए गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है स्वर का। स्वर कितने होते हैं, मोटा सा प्रश्न तो यही है, सरल प्रश्नों में यही आएगा, 11 होते हैं, है ना। अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं दोस्तों। बाद में होते हैं अंग, अह, ये स्वरों में शामिल नहीं होते हैं। ये जो 2 ध्वनियाँ होती हैं इनको अयोगवाह ध्वनियाँ कही जाती है, अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। अंग से अनुस्वार बनता है और अ से विसर्ग बनता है। अंग को अपन यूँ लिखेंगे और अह को लिखेंगे इस प्रकार से, ये इनका रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर एक स्वर और है जिसको आगत स्वर कहते हैं, हालांकि इसमें जोड़ेंगे नहीं, मूल रूप से स्वर 11 ही होते हैं। एक स्वर और है आ, जिसको औ बोलते हैं, ऐसे औ, जैसे ऑफिस है, डॉक्टर है, डऊ है ना। जैसे अपन ये लिखते हैं डॉक्टर, तो ये क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर, ओ की ध्वनि लेते हैं ये, है ना। इसको हम क्या करेंगे, आगत स्वर कहेंगे। इस स्वर को कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से आगत स्वर है, तो आगत स्वर कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ये हो गए अपने स्वर। अब स्वरों में 11 है जो स्वर हैं, इसका एक विशेष तथ्य है कि स्वरों में कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। 11 जो स्वर हैं इसमें कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है ना, मात्रा का रूप नहीं होता है ना। जैसे किसका नहीं होता है, ए का, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। बात चली थी मात्रा की, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, है ना। ये जो स्वर हैं इनका जो रूप हम व्यंजन के साथ में लेते हैं वो क्या कहलाता है, मात्रा कहलाती है। दूसरे प्रकार से कहें तो इन स्वरों का जो बोलने में जो उच्चारण लगता है उनको भी क्या कह सकते हैं अपन, मात्रा कह सकते हैं। उसको मात्रा काल के रूप में जाना जाएगा। मूल रूप से मात्रा क्या है, इनके जो चिन्ह बनेंगे वही क्या कहलाएंगी, मात्रा कहलाएंगी। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इस प्रकार से मात्राएं क्या हुई, स्वर हैं, इनको चिन्हों के रूप में लिखेंगे वो इनकी क्या कहलाएंगी, मात्राएं कहलाएंगी। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ है वो आगत स्वर है और री को ग्रहित स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आ की मात्रा डंडा है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये री है, ए, ऐ, ओ और औ। ये अपनी क्या हो गई, मात्राएं हो गई हैं। अब मात्राओं में कुछ विशेष तथ्य हैं, हालांकि हम इनका ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से, ये पूछ लिया जाए कि किस किस की कौन से स्वरों की मात्राएं हैं व्यंजन के आगे या बाद में लगाई जाती है। तो देखो 1, 2, 3 यानी व्यंजन के साथ में 3, 4 और 5, ये जो मात्राएं हैं आ की, ई और ओ औ, ये व्यंजन के साथ में लगती हैं, आगे लगेंगी या फिर पीछे लगेंगी, पहले लगेंगी या फिर बाद में लगेंगी, ठीक है। जो व्यंजन के पहले लगेगी वो छोटी होती है, बाद में लगेगी वो बड़ी होती है।
अब कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो नीचे लगती हैं। नीचे की मात्राएं क्या होती हैं? 3 हैं। ऊ छोटा, बड़ा ऊ और री, ये नीचे लगती हैं, है ना। व्यंजनों की क्या नीचे की साइड में लगेंगी। और 2 मात्रा ऐसी हैं जो ऊपर लगती हैं, ए और ऐ। तो कुछ विद्वान हैं ऐसे भी इसका वर्गीकरण देते हैं। जानकारी के लिए आवश्यक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यंजन के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, आज स्वर को ही आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है अपनी स्वरों की। मूलतः हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। अब हम स्वरों का अलग अलग वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के स्वरों को बांटा जा सकता है? कितने प्रकार में? प्रथम दृष्टि तो गुरुजी छोटा स्वर और बड़ा स्वर 2 ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हम स्वरों को 5 भागों में बांटेंगे। स्वरों को कितने भागों में बांटेंगे अपन? 5। स्वरों के जो प्रकार हैं, इनका जो वर्गीकरण है, हम इनको 5 भागों में बांटेंगे। 5 भागों में कौन से भागों में बताओ? इसका वर्गीकरण है, माँ का उच्चारण जीभ पर आते ही, माँ का, देखो माँ शब्द जो होता है ना, माँ, ये माँ का उच्चारण जीभ पर आते ही ओष्ठों पर हंसी व मुख पर चमक आ जाती है कि नहीं? बात शाश्वत सत्य है। माँ, है ना, जैसे बोलते हैं माँ, जैसे रसगुल्ला ठूस दिया मुंह के अंदर, है ना, एकदम मजा सा रस आ जाता है, माँ, है ना। तो माँ का जैसे ही उच्चारण होता है ना, माँ का जैसे ही उच्चारण होता है वैसे ही, है ना, माँ का उच्चारण जीभ पर आते ही होस्ट पे हंसी आ जाती है, एक चमक आ जाती है ना। रोता हुआ बच्चा भी माँ, जो तेरी माँ आ गई, हंसने लग जाता है, देखता है चौंक करके, है ना, उसको भी आनंद आता है। तो होस्टों पर क्या आती है? हंसी आती है, और मुख पर चमक आ जाती है, एकदम रौनक आ जाती है माँ का नाम लेते ही, है ना। तो हम स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। तो स्वरों के जब भी प्रकार आए तो आपको माँ याद आ जाए, याद नहीं, भूल भी जाओ ना तो हे माँ अब क्या करूँ, तो माँ से, हाँ यार माँ से याद आया। क्या आया माँ से? कि माँ का उच्चारण जीभ पर आते ही होठों पर हंसी और चेहरे, मुख पर, होठों पर हंसी और मुख पे क्या आती है? चमक आ जाती है। तो ये अपने स्वरों के प्रकार हो गए 5। कौन कौन से प्रकार हो गए 5? 1 मात्रा के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीहा के उत्थापित भागों के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, और मुख की आकृति के आधार पर। ये अपने 5 प्रकार के क्या हो गए? स्वर हो गए हैं। बस एक मोटा प्रश्न यहां से बनता है, और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न उठेगा स्वर और व्यंजन में, स्वरों में यहां से उठेगा। अब प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हो गया मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर या मात्रा के आधार पर कहो, है ना। मात्रा काल के आधार पर कितने प्रकार के होंगे वो अपन देखेंगे बाद में। प्रकार कितने रहेंगे इसके? 3 रहेंगे। चलो सीधा प्रश्न एक कैसे बन सकता है कि कितने प्रकार के होंगे। दूसरा होगा उच्चारण के आधार पर, हम इन शब्दों का, इन वर्णों, स्वरों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होगा 2 प्रकार का। इसमें तो मात्रा काल में कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के हो गए। इनको ह्रस्व को ह्रस्व बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं, है ना,
छोटे, जिसको हम सामान्य भाषा में छोटे कहते हैं ना, ह्रस्व, लघु और एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसमें दीर्घ, 2 नंबर का दीर्घ हो गया। दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं, दीर्घ, गुरु और 2 मात्रिक या 2 मात्रा काल के स्वर भी कहते हैं। तीसरा हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में है 3 मात्रा काल लगते हैं, यानी जो लघु स्वर में जितना समय लगता है उसका 3 गुना जिस स्वर में उच्चारण में जो लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। और प्लुत स्वर में जैसे हे राम, है ना, जिसको पुकारते हैं, कोई उच्चारण करते हैं जैसे ओम, तो वो उसमें चला जाएगा, अपन बाद में लिखवाएंगे। ये उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और नासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, है ना। अनुनासिक नाक से वो जो बोले जाने जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं, और अनुनासिक या निरअनुनासिक कहेंगे जो नाक से नहीं बोले जाते हैं। 2 प्रकार के ये हो गए। तीसरा प्रकार इसका हो गया है जीव। जीव के उत्थापित भाग के आधार पर ये भी 3 होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्यम, पश्च। अग्र, मध्यम और पश्च। अग्र यानी स्वरों के बोलने में जीव का जो अग्र जो भाग है ये उठापटक करेगा, यानी हलचल करेगा, इसलिए उनको अग्र बोलेंगे। इसमें ई, ए, आई और री आते हैं। फिर मध्यम में केवल ए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार का आया हुआ है। और पश्च में बचे हुए स्वरों को पश्च में चल जाए, अग्र, मध्यम, पश्च, ये हो गए। अब 4 नंबर में आएगा अपना ओष्ठों की आकृति के आधार पर। ओष्ठों की आकृति, ओष्ठों की आकृति के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, है ना। ये भी 2 प्रकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। यानी कुछ स्वर हैं जिसको हम बोलते हैं तो अपने होस्ट है ना गोल हो जाते हैं, तो हम उसको वृत्ताकार कहेंगे। जैसे देखो ऊ और ओ, औ गोल हो गए, है ना। ए, आ, ई, ए, ऐ, री, इसमें गोल नहीं होते हैं तो हम उसको कहेंगे अवृत्ताकार। और जो गोलाई गोल हो गए अपने होठ तो उसमें वृत्ताकार, है ना। 5 नंबर का अपना रहेगा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इसमें 4 प्रकार के स्वर होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? अर्ध विवर्त स्वर, विवर्त स्वर, समृत, अर्ध संवर्त स्वर और संवर्त स्वर, है ना। अवियस एक आडोलॉजिक बना रखा है मैंने, ए, वी, ए, से, ये 4 प्रकार के, 1, 2, 3, 4। अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। ये अर्ध विवृत यानी अर्ध विवर्त में होठ हैं, वो मुख है अपना वो विवर्त से थोड़ा कम खुलता है ना। विवर्त में सबसे ज़्यादा खुलता है, और अर्ध संवर्त में संवर्त से थोड़ा ज़्यादा खुलता है और संवर्त में ज़्यादा खुलता है। बस ये इसके 4 प्रकार के स्वर हैं। एक यहाँ से ही प्रश्न उठता है। तो मूल रूप से स्वरों को है हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 5 भागों में? माँ का उच्चारण जीभ पर आते ही होठों पर हंसी और चेहरे पर चमक आ जाती है। 5 प्रकार के। अब थोड़े से इसका वर्णन देख लेते हैं अपन 5 प्रकार के स्वरों का। देखो कैसे कैसे हैं ये 5 प्रकार के स्वर। नंबर 1 किस आधार पर थे? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर कितने बताए थे अपन ने? मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे। नंबर 1, पहले इसका वर्णन कर लेते हैं।
2 नंबर में किसके आधार पे थे? माँ का उच्चारण है, तो ये हो गए 2 नंबर उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने थे? उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के थे। तीसरा है माँ का उच्चारण जीभ पर, है ना, माँ का उच्चारण जीभ पर आते ही, तो जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे? जीभ के 3 प्रकार के बताए थे। फिर 4 नंबर में जाएगा होठों पर। होठों पर क्या आती है? हंसी। होठों पर, होठों की गोलाई के आधार पर ये कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के बताए हैं। और अंतिम 5वां चला गया अपना, क्या जाती है? मुख पर चमक। मुख, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। तो देखो एक मोटा सा प्रश्न तो यही बन जाएगा अपना। यूँ पूछ लेंगे कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार का होता है। जीभ के उत्थापित भागों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर 2 प्रकार का होता है। और मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार का होता है। मोटा तो यही बन जाएगा। हो सकता है प्रश्न एक मिलान करने के वाला भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है, कंपटीशन टफ हो रहा है, तो एक साइड में अपन दे देंगे उच्चारणों के नाम 1 2 3 4, मात्रा काल के, उच्चारण के, जीभ के उत्थापित भागों पे, ओष्ठों की गोलाई के आधार पे, और आगे क्या दे देंगे? इनके संख्या दे देंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, 3 का होता है, 2 का होता है, 4 का होता है। फिर इनको क्या है? मिलान करना आएगा। ठीक है। तो असत्य असत्य कथन बताओ, ये ऐसे ही बना के दे सकते हैं, है ना। ये अब अपन देखते हैं, इसको आ जाओ मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी कहते हैं, और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। ये स्वर कितने हुए? 4। ए, ई, उ और री ये मूल स्वर भी होते हैं। ह्रस्व स्वर हो गए। नंबर 2 ह्रस्व का क्या हो जाएगा? गुरु स्वर। गुरु स्वर, इसको लघु स्वर दीर्घ स्वर भी कहते हैं। लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ। ये विलोम शब्द आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं? ह्रस्व स्वर का विलोम शब्द पूछेंगे तो गुरु स्वर करके आ जाते हैं। ह्रस्व का क्या? ह्रस्व का जैसे दीर्घ करके आते हैं, लघु का दीर्घ। ह्रस्व का गुरु करना है और लघु का क्या करना है? ह्रस्व का दीर्घ करना है और लघु का क्या करना है? गुरु करना है। उल्टे हैं, हमेशा क्रॉस हो जाते हैं दोनों। यदि ये पूछे ह्रस्व स्वर का विलोम शब्द क्या होता है ह्रस्व का, तो ह्रस्व का अपन क्या करके आएंगे? दीर्घ करके आएंगे। और लघु का क्या करके आएंगे? गुरु। ये विलोम शब्द भी है। और दीर्घ स्वर एक मात्रिक की जगह क्या जाएगा? द्विमात्रिक स्वर। ये हो गए, यानी गुरु स्वर, दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक स्वर। ये कौन कौन से हो गए? बच गए हैं वो इसी में आ जाएंगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ऐ। ए और ऐ। अब बचता है अपना तीसरा
प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, इसको एक मात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बोलने में समय कम लगता है, एक मात्रा काल लगता है। इसको द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बोलने में इससे दुगुना समय लगता है, 2 मात्रा काल लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, है ना। इसको त्रिमात्रिक स्वर इसलिए कहते हैं कि इसको बोलने में जो ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, एक मात्रिक स्वर है, इसमें जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय इसमें लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका मूल प्रसिद्ध जो नाम है वो प्लुत स्वर ही माना जाता है। इसकी एक खास पहचान होती है, इसमें जिस मात्रा को 3 गुना समय लगाकर बोलना होता है उसके आगे 3 लगा दिया जाता है हिंदी का। जैसे ओम बोलना है ओम बोलना अपने को ओम बोलना है तो ओ करके इसके 3 और मैं लगा देंगे ऐसे। तो जहाँ आपको ये 3 हिंदी का 3 दिखाई दे किसी भी मात्रा के साथ में, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लुत स्वर उसको कहेंगे। ऐसे ये हो गए अपने मात्रा काल के आधार पर स्वर। ठीक है, 2 नंबर ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक तो हो गया अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मतलब वे स्वर जो नाक से बोले जाते हैं, उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण स्थान नाक होगा वो क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। और बहुत ही सरल है, यानी जिस स्वर के ऊपर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लग गए वो क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ए है, आ है, या जिसके भी ऊपर ये अनुस्वार लग गया वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर माना जाएगा। अनुनासिक है, चंद्रबिंदु है। 2 नंबर में कौन सा हो गया, निरनुनासिक या अननुनासिक, अनुनासिक कहो या इसको निरनुनासिक कहो। निरनुनासिक, निर का मतलब रहित और अनुनासिक मतलब नाक से बोले जाने से रहित, है ना। अन का मतलब नहीं और अनुनासिक का मतलब नाक से जो नहीं बोले जाते हैं, अनुनासिक। यानी जिन स्वरों के ऊपर कोई अनुस्वार या चंद्र बिंदु नहीं लगता है, ए आ ई सारे, इसके ऊपर अनुस्वार लग गया अनुनासिक हो गया, अनुस्वार नहीं लगा निरनुनासिक हो गया। ये हो गए 2 प्रकार के होते हैं। अब जीव के उत्थापित भागों के आधार पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, जिह्वा के उत्थापित भागों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मध्यम पश्च। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर में जाएगा ई, ए और ऐ, और री भी ले सकते हैं, ई, ए, ऐ, री। ये क्या गए, अग्र में गए। यानी इनका उच्चारण करेंगे तो अपने जीभ का जो अग्र भाग है ये, है ना, जिसको मूर्धा बोला जाता है, ये भाग है ना उठा पटक करता है, उत्थापित यानी हलचल करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जीभ के उत्थापित भागों के आधार पर अग्र स्वर कहेंगे। क्योंकि आगे वाला भाग है जो मूर्धा भाग इसको बोलते हैं, ये उठा पटक करता है। जैसे को ई, ए, ऐ और री, तो ये आगे वाली जो अणी है ना ये ही हलचल कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अग्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है, कई बार का पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। अग्र स्वर है जीभ के उत्थापित भागों के आधार पर या उत्थापन के आधार पर अग्र स्वर बताइए।
तो अग्र स्वर ई, ए, आई और री है, अग्र स्वर जाएंगे। मध्यम स्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटवारी में 2 बार का पूछा जा चुका है। ए है, ये क्या है, मध्यम स्वर माना जाता है। अब बच गए वो पश्च स्वर, अपने आप बच गए। कौन से बच गए, आ बच गया है, ई आ गया, ए आ ई, कौन सा बच गया, ऊ री ए आई ओ और औ। बताइए कौन सा जोर आ गया। अरे एक ही लाइन याद करनी है, ए आ से लेकर के बस ओ औ तक ध्यान होना चाहिए आपको, किसी एक को पकड़ के बैठ जाओ। ये कितना सरल है प्रश्न, आरपीएससी ने इसको 2 से 3 बार टच कर दिया है। देखो एक ही सिंगल है, ये भी नहीं कि इनमें से याद करने, इसमें यही ज़्यादा पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट स्वर है। ठीक है, मध्यम स्वर क्या हो गया, ए हो गया। मध्यम स्वर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब अग्र स्वर ई, ए, आई और री, अग्र स्वर मध्यम हो गया, बच गए वो यहाँ होंगे। ठीक है, अब ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार और वृत्ताकार, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। 1 नंबर में वृत्ताकार और 2 नंबर में अवृत्ताकार। अवृत्ताकार यानी जिन स्वरों को बोलते समय अपने होठ है ना वर्त के जैसे हो जाते ना, कैसे, यूं, तो एकदम गोल, तो वर्ताकार है। वर्ताकार तो छोरियों लिपस्टिक लगाते तब भी होते हैं, है ना। अब देखो तुम तैयार हो, नहा धो करके जैसे ही सुबह सुबह तैयार हो, शादी में जाना है तो यूं करके नहीं लगाते, यूं करके, फिर यूं करके देखते हो, तो देख याद आना चाहिए कि आपको हाँ क्या है, स्वर। ओहो हो, वर्ताकार स्वर बन गए भी अपने तो, है ना। तो वर्ताकार स्वर कैसे होते हैं, बोलने में होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वृत्ताकार में कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो ऊ और ओ औ, ये ठीक है, ऊ ओ और औ, ये वर्ताकार में। बच गए वो सारे अवर्ताकार। ठीक है, कौन कौन से बच गए, ये अवर्ताकार, देखो बोल के देखो, यूं थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना, है ना। अब जबरदस्ती कैसे बोल सकते, सामान्य उच्चारण क्या इसका, जैसे यूं हो जाता है, तो लगभग इसका उच्चारण यूं हो जाता है, ज्यादा यूं हो जाता है। और अपने को चाहिए कैसे, वर्ताकार, बिल्कुल गोल। वर्ताकार का मतलब है यूं, और अवर्ताकार का मतलब यूं हो जाएगा या यूं हो जाएगा, कैसे भी, लेकिन वर्त नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आ यूं ज्यादा चौड़ा हो गया, वर्त से ज्यादा, है ना। ये आ है, ये कैसे हो गया भाई, यूं हो गया, ये होना तो यूं चाहिए था, इसको बिल्कुल गोल होना चाहिए था, लेकिन एक बार तो इसको यूं हो गया, एक बार ये यूं हो गया, इसलिए वर्त बना नहीं, इसलिए अवर्ताकार है। ए आ ई और ई, देखो ई हंसते हैं ना, तब अपन कौन सा कार्य करते हैं, अवर्ताकार, है ना। किसको हंसाना, थोड़ा हंसना, अवर्ताकार मुख आकृति करना, कैसी करनी है, अवर्ताकार आकृति कर, ई दांत निकाल देने, ई हंस गए, है ना। ऐसे मान लो घर में किसी छोटे बच्चे को आपने पीट दिया और मम्मी आई और आपको लगा कि यार ये तो दर्शा रहा है कि मारा है इसको, तो बोले छोरा ई बोल रहे, है ना, तो वो कर ई, तब मम्मी को लगेगा हंस रहे हैं, दोनों आपस में हंस रहे हैं, मतलब मामला जमा हुआ, लड़े तो नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो ई देखो इसमें भी ऐसे हो गया, ए आ ई, री भी सी का भाई है, री, और ए आई ये, और ऊ ओ औ, ये 4 हो गए वर्ताकार, और ये हो गए बचे हुए अवर्ताकार। एक प्रश्न यहां से आता है लगभग। अब अंतिम बच गया अपना मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मिटा दूं इनको, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 5 नंबर पे कैसे हो गया, ये 4 प्रकार का है। 1 नंबर में सूत्र क्या बताया था हमने,
ए वी ए से, ये तो ए का मतलब अपन अर्ध से लेंगे हमेशा, अर्ध विवृत स्वर। 2 नंबर विवृत स्वर। 3 नंबर वही अर्ध समृत स्वर। और 4 नंबर समृत स्वर। ये हो गए 4 प्रकार के मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, वो तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर थे, अब अपने मुख की आकृति के आधार पर होता है। अर्ध विवर्त स्वर में क्या होता है, ये अर्ध विवर्त स्वर हैं, वो विवर्त स्वर से थोड़े, इसमें बोलते समय क्या है, मुंह थोड़ा कम खुलता है, इसमें थोड़ा कम खुलता है, इसमें ज़्यादा खुलता है। तो कौन कौन से स्वर हो जाएंगे इसमें, देखो इसमें हम लेंगे ए, इसको दे दो आ, इसको खाली छोड़ दीजिए, इसको दे देंगे अपन ई ए आई, सॉरी 2 ही देंगे इसको, ए आ ई ऊ दे देंगे, ऊ। ये अब इसको दे दो ए आई ओ औ एलो। ये हो गया आपके स्वरों का वर्गीकरण हो गया है ना। आपको 3-4 बार अभ्यास करना है। देखो एक तो ये तरीका आपके पास में 2 ही तरीके रटने के हैं कि अर्ध विवर्त स्वर में ए आई औ, ए आई औ, विवर्त में आ, अर्ध समर्थ में ए औ। ऐसे करोगे तो कितना रटोगे, भूल जाओगे। तो ऐसे लिख दीजिए इसको, अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध समर्थ स्वर और समवर्त स्वर। फिर आपको स्वर तो देखो सारे स्वरों में अपने वो केवल ए आ से लेकर के औ तक बोलनी है, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, बस यही बोलनी है ना। तो अपने को 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। देखो अर्ध विवर्त स्वर में सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ए, फिर 2 नंबर को आ दे दीजिए। देखो इसमें अकेला ही है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, जीभ के उत्थापित भागों के आधार पर मध्यम स्वर क्या आया था, ए। मध्यम स्वर क्या था, ए, पूछा जाता है। और यहाँ भी अकेला ही है, सिंगल पर्सन है आ, और पूछा गया ये भी कि मुखाकृति के आधार पर विवर्त स्वर कौन सा है, सिंगल है वही है आ, ये विवर्त स्वर है, और पूछा गया, फिर पूछेंगे देखना। ठीक है, आ तो यहाँ ए दिया, यहाँ आ दिया, अब भी इसको छोड़ दीजिए। अरे सरल तरीका बताता हूँ। मान लो अपने गांव में अपन बचपन में कभी जिमे थे, जिम्मनवार नहीं होती है, जिम्मनवार है ना, पतल पाड़ के आओ है ना अपन, तो जहाँ मान लो अपन लाइन में बैठ गा, अब गालनिया क्या करें, गाल दियो एन 1 2 3, एक बीच में कल्टी, अपने आप उनको पता ही नहीं चलता कि छोड़ दिया मैंने, वो छोड़ देता और आगे चला जाता है ना। और बीच में देखने वाला बच्चा, साला मेरे को कैसे छोड़ गए, 2 तो खा रहे हैं और मैं बैठा बैठा इंतजार कर रहा हूँ। तो अपने तो ये समझो कि ये पंक्ति बैठी है, हम इनको लड्डू डाल रहे हैं। और देखो गांव में जब अपन जिमाते हैं ना, भोजन करवाते हैं, अपने को पता होता है ये आदमी की डाइट इतनी है, ये इतना खाता है, तो अपन उसके हिसाब से उसको क्या है डाल देते हैं। तो आप तो ये समझो लड्डू डाल रहे हो, इसको 1 लड्डू डाला ए, इसको डाल दिया आ, आपको ध्यान नहीं रहा, इसको छोड़ दिया। देखो ये छोड़ रखा मैंने, ये खाली जगह यानी छोड़ दिया। और छोड़ क्यों दिया कि आपको आगे एक ऐसा आदमी दिखा, वो बहुत ज़्यादा खाता है, 25 30 40 लड्डू खा जाता है। हमारे गांव में एक ऐसा आदमी वो 80 लड्डू खा जाता है। 80 मतलब जानते हो 80, इतने लड्डू खा जाता है। मान लीजिए वही बैठा था यहाँ, अब आपको ध्यान में, और यार काका तो बहुत लड्डू खाता, ले काका 1 2 3 4 एक साथ में ले, तो बार बार परेशान, पता ही ये ज़्यादा खाएगा तो एक साथ में ठोक दिया। अब इसको जैसे ही डाले, देखो ए आ ई ऊ, फिर इधर आवाज लगाई इसने, ए भाई साहब मेरे को छोड़ दिया, डालो ना। अरे यार तू रह गया क्या, ले तो ए आ ई ऊ ए, है ना ए। अब आपको ध्यान आया कि पीछे वाले भी संभाल के आऊं, है ना। तो यहां से देखो यूं कर देना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ दो बस, ये बहुत है,
इसने कह दिया कि बस भैया मेरे को एक ही लड्डू चाहिए, इसके अलावा मैं नहीं लूँगा, तो आपको कन्फर्म हो गया इसको मेरे को और लड्डू डालने नहीं है। तो ए ऐ ओ औ 3-4 बार लिख लेना, हो जाएगा। ए आ छोड़ दो, ए आ, ई ऊ ऊ, फिर पीछे छोड़ दिया, याद आया, ए ये वाला भाई लूँगा ही नहीं, ए है ना, फिर ऐ ओ औ। अरे एक ही तो लाइन बोलनी पड़ रही है, ए आ छोड़ दो इसको, है ना, ई ऊ ऊ, फिर ए ऐ ओ औ, बस ये आपकी स्वर हो गई। इस प्रकार से बस प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अर्धविभक्त स्वर है, तो ए ऐ औ याद रखने आपको। विभक्त स्वर कौन सा है, औ है। अर्ध संवर्त स्वर कौन सा है, ए और ओ है। और संवर्त स्वर कौन से हैं, ई ऊ संवर्त स्वर हैं। बताओ कहाँ जोर आया। देखते ही देखते आपके स्वर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आज अपना स्वर का टॉपिक पूरा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आएंगे व्यंजन का। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। और अभी रीट होने वाली नहीं है, रीट बहुत लंबी जाएगी। मेरे अनुमान से रीट का एग्ज़ाम हेल्ड होगा अक्टूबर और नवंबर के आसपास में। लोग आपने बोल तो रहे डेट तो दी है, लेकिन अभी होगी नहीं। और मैं आपकी पूरी व्याकरण कंप्लीटली आपको कंप्लीट करवाऊंगा। और मेरा दावा है कि मेरी पढ़ाई व्याकरण से बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं जाएगा। 100% आपको यहीं से ही मिलेंगे। तो अभी स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, सारी व्याकरण करवा दूंगा। आप अपने दोस्तों को भी अपना लिंक शेयर करो, उनका भी फायदा हो जाएगा, है ना। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।